बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए करंट अफेयर्स 2025 में बिहार के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए देखिए करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न 2025 में बिहार के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एग्जाम का, यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दिया हुआ है कि किन किन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से संबंधित अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन 2025 में बिहार में जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के सेशन बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और सेशन देखने के बाद कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न पढ़िए कि अजीत डोभाल किस पद पर हैं। ये देखिए, इसी साल बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अजीत डोभाल जो हैं ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का सुरक्षा सलाहकार। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई। यहाँ पर प्रकाशित बना लीजिए। तो देखिए, सुधा मूर्ति की ये है पुस्तक द सर्कल ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये सुधा मूर्ति की है। अच्छा, एक पुस्तक इसी तरह का है, इस पुस्तक का नाम है द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ लाइफ की जगह हो जाएगा द सर्कल ऑफ रीजन। ये पुस्तक किसकी है, द सर्कल ऑफ रीजन। तो ये पुस्तक अमिताभ घोष की है। किसकी है ये पुस्तक, अमिताभ घोष की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि द सर्कल ऑफ रीजन किसकी पुस्तक है तो अमिताभ घोष की, द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है तो सुधा मूर्ति की। ठीक है, तो देखिए सुधा मूर्ति की ये पुस्तक है द सर्कल ऑफ लाइफ। ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुराग कुमार दिसानायके हैं। कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार मद्य निषेध दरोगा में इसी साल प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धार्थ 2 क्या है। सिद्धार्थ 2, तो देखिए सिद्धार्थ 2 जो है यह एक कैंसर थेरेपी मशीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, किस संगठन के द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो देखिए, ये मित्रा प्लेटफॉर्म जो है ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सेबी के द्वारा ये मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया है। ये पूछा गया है कब आयोजन किया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, बिहार दरोगा में 2025 में जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं बीपीएसएससी के द्वारा, उसमें जो है डेट दे करके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में हुआ था। ठीक है ना, पटना के ज्ञान भवन में। तो यहाँ पर 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में इसका आयोजन हुआ था, पटना बिजनेस कनेक्ट 2024। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है। किसके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित किया गया, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, हार्पर कोलिंस के द्वारा। और इसके लेखक हैं अभय के, ध्यान रखिएगा, अभय के। क्लियर, चलिए
उसके बाद देखिएगा कि थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अच्छा, अभी देखिए रामसर स्थलों की संख्या जो है अभी जो है आपको याद रखना है 96 है। और देखिए बिहार का जो है आपको याद होगा गोकुल जलाशय। उसके बाद देखिएगा अभी जो है आपका गोगा बिल झील, इन सब को जो है आपको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गोगा बिल कटिहार में है, क्लियर। और गोकुल जलाशय जो है ये बक्सर में पड़ता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है थेरथंगल, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। ये अवार्ड है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आपको ध्यान रखना है कि 2025 में किन देशों के द्वारा अवार्ड दिया गया है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, 2-4 याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशियंट वेलिसिया मिराबिलिस, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशियंट वेलिसिया मिराबिलिस, मिराबिलिस शब्द याद रखिएगा। ये आपका नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है हाल ही में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, यहाँ पर मैं जाऊँ सदर्न क्रॉस। ठीक है, ये आपका किसका है, ब्राज़ील का है। और अभी मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिसिया मिराबिलिस, ये आपका नामीबिया का है। अच्छा, साइप्रस का सम्मान याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 2, माकारियोस 3, ठीक है ना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ये कहाँ का है, तो साइप्रस का अवार्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है 12वें महीने में ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है, तो ये नाम में ही ओमान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब 2025 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस समय जो है आपको जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट था, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का रूरल डॉक्टर मूवमेंट दिया गया था। बट अब 2025 में आपको याद रखना है, भारत का एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स। कौन सा, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, क्लियर। उसके बाद शाहिना अली को दिया गया है। शाहिना अली एक संस्था है, एक संस्था भारत का है ये। उसके बाद शाहिना अली ये मालदीव की है, इनको दिया गया है। और एक जो है फिलीपींस के हैं, उनका नाम याद रखना है, क्या नाम है, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलावियाना, बस आप फ्लाविनो एंटियोनो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है कि ये पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया है, तो ये गगन गिल को दिया गया है, आपको भी याद होगा। अच्छा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए किसको दिया गया है, तो हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है, फिर उगना उनकी कविता के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जापान में होगा, तो जापान के नगोया में होने वाला है। श्री थर्नम सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं अप्रैल 2025 तक, तो ये उस समय श्रीलंका के थे, और अभी मैंने श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आपको बताया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन जो है ये मुंबई में होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी कोई भी क्रम दे करके पूछे तो आप याद रखिएगा मुंबई में हुआ काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2025 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया, और ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। बिहार से संबंधित हैं शारदा सिन्हा जी, बिहार कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता बाफ्टा में, बताइए। अच्छा, श्रीलंका की प्रधानमंत्री का नाम जान लीजिएगा, हरिनी अमरसूरिया हैं, हरिनी अमरसूरिया, ये भी हो सकता है कि पूछ ले प्रधानमंत्री का नाम। राष्ट्रपति तो हमने पढ़ ही लिया, हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना।
तो देखिए ये पूछा गया है कि बाफ्टा में 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये कॉन्क्लेव को दिया गया है, ध्यान रखिएगा कॉन्क्लेव को है दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और देखिए एडुटेरिया का जो नया बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ था ना, उसमें जितने भी 15 सेट के करंट अफेयर्स थे उनको मैंने एक सेशन में कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन उसमें है। देखिए निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सूबेदार मोहन राम को, ठीक है ना, मोहन राम पूनिया इनका पूरा नाम है, ये मणिपुर के हैं और मणिपुर में से इनको दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में आयोजित 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था, यानी कि फोकस कंट्री 55वां में, 56वां का भी आयोजन हो चुका है, तो 55वां में जो था ये ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है ना, 55वां में ऑस्ट्रेलिया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 56वां में फोकस देश कौन सा था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 56वां में फोकस देश जापान है, ठीक है ना। और देखिएगा 56वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो आयोजित हुआ था, उसमें अगर पूछा जाएगा कि गोल्डन पीकॉक, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया जाता है, ये किसको दिया गया है? तो स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, स्किन ऑफ यूथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, ठीक है, 56वां में इस साल जो हुआ है। वियतनाम की ये मूवी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, खाली स्थान देकर के पूछा गया कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपकी के संजय मूर्ति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजय किशोर रहटाकर को, विजया किशोर रहटाकर, नाम याद रखिएगा इनका। चलिए उसके बाद देखिए, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो ये आपके संजीव रंजन हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए? 26वां गवर्नर हैं ये संजय मल्होत्रा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, ये दोनों मिला करके पूछा गया है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो उस समय जो दिया गया था ये कंबोडिया का दिया गया था, बट अभी आपने देखा होगा कि जापान के प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री सनाए तकाइशी बनी हैं, ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा। और जापान को पहली बार ये महिला प्रधानमंत्री मिली हैं, इनका नाम है सनाए तकाइची, ठीक है। और कंबोडिया के यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम हुन मानेट है, हुन मानेट, हुन मानेट, ठीक है ना, हुन मानेट, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों हो जाएगा इस समय, ठीक है ना, वियतनाम का लुआंग कुआंग और मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबॉम। चलिए मैक्सिको की ये भी जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। FBI के निदेशक कौन है? तो FBI बताइए, FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बना है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका के जो एजेंसी है, काश पटेल बने हैं, ठीक है। चलिए पैरा ओलंपिक तिरंगबाजी का आयोजन, अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, पैरा ओलंपिक तिरंगबाजी नहीं, पैरा तिरंगबाजी एशिया कप है, ये एरर हुआ है टाइपिंग में, ठीक है ना। थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था, थाईलैंड में 2025 में पैरा तिरंगबाजी एशिया कप 2025। देखिए पैरा तिरंगबाजी एशिया कप 2025, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था और भारत इसमें मेडल टेबल में शीर्ष पर रहा है। भारत ने टोटल इसमें 12 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान रख लीजिएगा, और वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन अभी इसी साल जो है, वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन साउथ कोरिया में हुआ है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए और उसके बाद एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग में हुआ है, चाइना में अभी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया गया है, यहाँ 2026 बना लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ 2026 बना करके टिक लगा लीजिए 2026 में। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपका ESI में पूछा गया प्रश्न है इसी साल, किसने दिसंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक बनाया गया है, किसको? तो ये बनाया गया है जयतीर्थ R जोशी को। किसको बनाया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ R यानी कि राघवेंद्र जोशी, R से यहाँ राघवेंद्र हो जाएगा, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को
ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का महानिदेशक। उसके बाद देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 23वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था इन्होंने, ये पूछा गया है। तो ये केरला के, और आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बने थे। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, जिसको कि एआई समिट बोला गया है, 2025 में आयोजन हुआ था इसका। कहाँ पर? तो फ्रांस के पेरिस में, और फ्रांस और भारत ने मिलकर के अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिए यूएसए के 50वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जेडी वेंस बने हैं, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां हेलीकॉप्टर लघु विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए ये आपका हुआ है पुणे में। ठीक है ना, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? पुणे में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 2025 का ही है। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सियोम 4। ठीक है ना, एक्सियोम 4 बना लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर थ्रो किया था? नीरज चोपड़ा जो है ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक में, तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 88.16 मीटर फेंका था। ठीक है ना। अच्छा, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। और देखिए अभी जो है ना आपका एक और हुआ था, कौन सा? तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसमें जो है देखिएगा नीरज चोपड़ा ने 84.03 मीटर फेंका था। ठीक है, और ये 8वें नंबर पर रहे थे। और भारत के ही एक और नाम है सचिन यादव, जिन्होंने 86.67 मीटर भाला फेंक करके चौथा पोजीशन हासिल किया था। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखते चलिए। चलिए उसके बाद नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 एक आयोजन हुआ था, नीरज चोपड़ा एनसी क्लासिक 2025। ठीक है ना, इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने जो है ना इसमें आपका कितना फेंका था बताइए? 86.18 मीटर। तो ये सब आंकड़ा ध्यान रखिए, देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखिएगा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता था। किसको हरा करके? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। ठीक है ना, और अभी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एआई डाटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एआई कोसा। क्या नाम है? अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो एआई कोसा ऐसे आपको लिखा मिलेगा, एआई कोसा। ठीक है, चलिए एआई कोसा ध्यान रखिएगा। चलिए प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये आपका किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है ना, नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा, पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगस्त 2025 को फुकैत, ये थाईलैंड में है फुकैत, उसमें सम्मेलन हुआ था, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की अध्यक्षता। ये किस देश को मिला है? तो ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्ट्रोफिजिक्स 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है? एस्ट्रोफिजिक्स पर, तो ये 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड था। इसकी मेज़बानी जो है भारत ने किया है, मुंबई में हुआ था इसका आयोजन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2025 में कब अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल भू आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है? आप देख सकते हैं डेट दे करके ऐसा 3 प्रश्न इस साल बिहार ईएसआई में पूछा गया था। तो ये 20 अगस्त 2025 को किया गया है। डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, चूँकि अग्नि 5 है इसीलिए डेट पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये डेट सहित पूछा गया था कि अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास कब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? आपको भी याद होगा, 12 जून 2025 को। ठीक है, चलिए एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल सामग्री संयंत्र का शुभारंभ कब किया गया? देखिए लखनऊ में किया गया है, और डेट दे करके पूछा गया है 11 मई 2025 को। उसके बाद देखिए क्वाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्वाड हुआ था आपका डेलावेयर में, यूएसए में। बिहार महोत्सव 2025 का आयोजन पूछा गया है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद देखिए लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपको भी पता है, जापान ने किया है। चलिए अब देखिएगा बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग
कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नांकित में से किसे प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न बीपीएससी एलडीसी मेंस का है, जो एग्जाम 20 सितंबर 2025 को लिया गया, अभी रिसेंटली लिया गया है। अब यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अच्छा, इस वर्ष का विषय क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। देखिए, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को जो है, इनको भी प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है। साथ ही साथ प्रोफेसर अजय राणे को भी दिया गया है, और डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को भी दिया गया है, और डॉक्टर कौशिक लक्ष्मीदास रमैया को भी दिया गया है, और भी लोगों को दिया गया है। बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू उनको भी दिया गया है, प्रोफेसर अजय राणे को भी दिया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को भी दिया गया है, और कौशिक लक्ष्मीदास रमैया को भी दिया गया है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। किस राज्य में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू की गई है? बताइए, किस राज्य में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये योजना जो है भूमिहीन कृषि जो मजदूर हैं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है याद रखना है, सालाना जो है 12 वर्ष रुपये का जो है 12,000 रुपये का जो है आपका आर्थिक सहायता दिया जाएगा, 12,000 रुपये का। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि विक्रम मिश्री किस पद पर हैं? विक्रम मिश्री, तो विक्रम मिश्री जो है ना, ये विदेश सचिव के पोस्ट पर हैं, आपको ध्यान रखना है विदेश। देखिएगा कि बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है। अच्छा, बिहार दिवस मनाया कब जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो है बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और इस वर्ष का जो थीम था वो था क्या? उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? भारत 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस स्थान पर है? अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें भारत का स्थान 151वां है। प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मिला है किसको? तो कार्तिक आर्यन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये किस फिल्म के लिए मिला है इनको, तो भूल भुलैया के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो याद रखिएगा नितांशी गोयल को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नितांशी गोयल को मिला है, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है किरण राव की फिल्म है लापता लेडीज़ को, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटेन बेटन, ठीक है ना, इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी पहली शब्द लग जाता है प्रश्न स्वयं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइएगा कि 2025 मार्च में इंडोर शॉटपुट में माउंटेन बेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इन्होंने 16.03 मीटर का थ्रो करके रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। चलिए, इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। उसके बाद देखिएगा किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ये बीपीएससी एएसओ का पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, बताइएगा। तो किस देश ने जो है भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स ये टर्की ने लगाया है। टर्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
टर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जीडीपी, ध्यान से देखिएगा, जीडीपी, सीपीआई और आईपी के लिए, आईआईपी के लिए, ठीक है ना, यहाँ अंग्रेजी में लिखता हूँ, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए, ठीक है ना, आईआईपी के लिए आधार वर्ष संशोधित करके कितना कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्रम से आपको बताना है। जीडीपी के लिए देखिए यहाँ पर क्रमशः शब्द भी लगा हुआ है। जीडीपी के लिए 2022-23, ठीक है, सीपीआई के लिए 2023-24 और आईआईपी के लिए 2022-23, ठीक है ना, यानी कि जीडीपी और आईआईपी के लिए 2022-23 और सीपीआई के लिए 2023-24, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो। हाल ही में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया हुआ है, बताइए। मेजर नन नाटो एलाई, किस देश को अमेरिका ने घोषित किया। जब ये प्रश्न पूछा था ना उस समय किया था केनिया को, बट अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा कि रिसेंटली जो है अमेरिका ने सऊदी अरब को किया है। किसको? सऊदी अरब को अपना जो है मेजर नाटो सहयोगी देश घोषित किया हुआ है, गैर नाटो सहयोगी, ठीक है ना, सऊदी अरब को। अभी रिसेंटली सऊदी अरब को किया है 2025 में। तो उस समय केनिया था, ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उस समय सऊदी अरब का चुनाव नहीं किया था अमेरिका ने, बट अब कर लिया है, तो अब सऊदी अरब भी अब से ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। पहले प्रश्न का जो मेन पार्ट है पढ़िए कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन? मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, जारी कौन करता है ये मानव विकास सूचकांक? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिडलॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये थीम नहीं था, ये थीम था ये मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं रिपीट करता हूँ, ए मैटर ऑफ चॉइस, क्लियर, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये थीम था। ये गलत हो गया। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। जी नहीं, 2025 में जो है इसका स्थान कितना है? 130 है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। जारी कौन करता है? मैंने आपको बता दिया, यूएनडीपी। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। क्लियर। तो कोई भी इसमें से कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है? ए और बी दोनों सत्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2025 में, थोड़ा सा ये भी प्रश्न लंबा है, यहाँ से आंसर आपको ऑप्शन में से चुन करके बताना है। यहाँ पर चारों आपको ABC तीनों दिख रहे हैं। देखिए केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में कौन सी प्रमुख घोषणा थी, ये पूछा गया है। बजट 2025 में केंद्रीय बजट में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो देखिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेज ये चलाया गया था। मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेज, पल्सेज मतलब दाल होता है PULSES, पल्सेज, ठीक है ना। क्या चलाया गया था? मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेज। इसकी घोषणा की गई थी, याद होगा, जो 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों के लिए जो कि चलाया गया है, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए तुअर, उड़द, मसूर पर मुख्य रूप से जो है केंद्रित है। 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सही दिया गया है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ये सही दिया गया है, ठीक है। बाकी ये देखिए 5 वर्षीय गलत दिया गया है, और राज्य में जो है दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना ये भी सही नहीं दिया गया है, केवल ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो केवल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बताइए 2024-25 के लिए। तो ये संभाला था भारत ने संभाला था 2024 में। थाईलैंड के बैंकॉक में जो है भारत को ये जिम्मेदारी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MSMEs के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है, और ये मानदंड आप देख सकते हैं सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए और मध्यम के लिए दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ से आपको कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं कौन सा मानदंड यहाँ पर आपका सही दिया गया है।
पढ़िए एक एक करके, सभी आप पढ़ेंगे कि इसमें उद्यम श्रेणी है, निवेश की सीमा है और टर्नओवर की सीमा है। तो सूक्ष्म के लिए जो है कितना 2.5 करोड़ रुपया, या उससे यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन लगा हुआ है यहाँ पर मतलब मैं सीधे आपको बता दूँ सीधे तौर पर, तो आपका ए सही है, बी सही है, बट सी गलत है। आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ए सही है, बी सही है और सी गलत है। सी क्यों गलत है मैं बताता हूँ। देखिए सी में जो है निवेश की जो सीमा है ना, निवेश की सीमा ये 125 करोड़ रुपया। यहाँ पर देखिए 250 नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ 125 करोड़, और ये वाला सही दिया गया है। बट यहाँ 250 की जगह 125 बना लीजिएगा तो ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि गलत है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही कौन सा है, तो गलत सी है, तो सही ए बी है। यही बात है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत परिवार रहते हैं, बताइएगा। देखिए आंकड़ा वाला प्रश्न बिहार में पूछा जाता है ना, तो 84% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो मैंने हिस्ट्री कराया हुआ है इसी प्रकार से 2025 में जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम्स लिए थे उनमें हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कराया हुआ है, कल ही कराया था, नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा। देखिए हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं इसको, बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। तो देखिए रिसेंटली अभी कोई भी मुद्रा नहीं जोड़ी गई, बस आखिरी में 2016 में चीन की रेनमिनबी को जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर बीपीएससी ने चीन की रेनमिनबी दिया हुआ है। और जो आपका IMF के SDR बास्केट है उसमें और भी लैंग्वेजेज है, जैसे कि US डॉलर है, यूरो है, चीन का रेनमिनबी है, जापान का येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये 5 मुद्राएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने नाम बताया USA डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 जो है मुद्राएं हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, बट रिसेंटली यहाँ पर पूछा गया तो आखिरी बार ये चीन की रेनमिनबी को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर और भी मुद्रा का नाम दिया गया है, देख सकते हैं ये भी है, यूरो भी है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी है, जापान का येन भी है, साथ ही साथ देखिएगा आपका कौन सा एक छूट रहा है, चीनी रेनमिनबी हो ही गया, US डॉलर एक याद रखिएगा, ठीक है, US डॉलर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जो है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ये आपका 5वां है NFHS 5 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं, बताइए। तो ये 1/3 है, 1/3 ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये अवार्ड है एक, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में चर्चा में रहा था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चर्चा में इसलिए था कि प्रधानमंत्री जी को दिया गया था ये अवार्ड, ये रसिया का है। कहाँ का है, रसिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए अन्वेषण, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दूँ, हाल ही में देखिए अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया है। तो ये किस मंत्रालय ने किया हुआ है, खान मंत्रालय ने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। अब देखिए ये प्रश्न इसलिए मैंने रखा हुआ है, आप तो कहेंगे कि मुख्यालय का आपने रख दिया, बट रिसेंटली जो है इसका गठन किया गया है और इसका मुख्यालय रखा गया है तेलंगाना के निज़ामाबाद में। और बिहार में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा भी था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो निज़ामाबाद हो जाएगा तेलंगाना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न कि UNDP के मानव विकास सूचकांक, अभी मैंने बताया था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके रिपोर्ट जो 2025 है उसके अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। ये जरूर याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा कि 1990 में कितनी थी जीवन प्रत्याशा, तो याद रखिएगा 58.6 वर्ष, जो कि 2023 में कितनी हो गई है, तो ये कितनी हो गई है फ्रेंड्स, 72 वर्ष हो गई है। 72 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 2025 का रिपोर्ट है, 2023 में ये 72 वर्ष हो गए, जो कि अब तक की सर्वाधिक है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ है। ये बड़ा पूछा जा रहा है, बड़ा पूछा गया है फ्रेंड्स ये। तो ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था और भारत ने इसकी सह अध्यक्षता किया था। 2 देश थे, फ्रांस और भारत, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत किया था। देखिए 96वें जो अकादमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, ये पूछ लिया गया 2024 वाला।
बट 2025 वाला भी आप अब याद रख लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूछा गया है ना कि 96वें अकादमी पुरस्कार जो था ऑस्कर अवार्ड, उसमें एम्मा स्टोन को जो है किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। तो पहले इसका आंसर जान लीजिए, ये आपका कौन सा था, पुअर थिंग्स था। अब आपको 2025 वाला 97वां जो अकादमी पुरस्कार है वो याद रखना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया था, तो अनोरा को, ठीक है, अनोरा को। अच्छा, अनोरा के जो डायरेक्टर हैं शॉन बेकर, शॉन बेकर नाम है, नाम सुनते चलिए, शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था एड्रियन ब्रॉडी को, किस फिल्म के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए। मूवी का भी नाम याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया था द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। क्लियर है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिकी मेडिसन को, या माइकी मेडिसन पढ़िए, माइकी मेडिसन को दिया गया था अनोरा फिल्म के लिए। चलिए देखिए, पूछा गया है कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। किसमें, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। देखिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम को दिया गया है, अट्टम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछेगा, हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ गुलमोहर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ इसमें अभिनेता पूछेगा तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो दो लोगों का नाम याद रखें, मानसी पारेख और नित्या मेनन। मानसी पारेख, मानसी पारेख और नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इन दोनों लोगों को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो लोगों को, मानसी पारेख और नित्या मेनन को, ठीक है, नित्या बना लीजिए। क्लियर। और इसमें सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म जो थी कौन, कच्छ एक्सप्रेस, इसी को ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय, सामाजिक, पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना, ये दिया गया है बहुत सारे लोगों को, मैं बताता हूँ। पहले इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो भी नाम दिख रहा है ना, इन तीनों को दिया गया है। कौन सा, तो कर्मा फुंसू को दिया गया है, ठीक है, वियतनाम की, ये भूटान की है, वियतनाम की गुवेन थी नगोक फुओंग को दिया गया है। तो इतना लंबा नाम है, याद रखिएगा। वियतनाम की गुएन, यहाँ मैं लिखता हूँ गुएन, ये यह है गुएन थी नगोक, थोड़ा सा इस तरह का नाम डिफिकल्टी होता है, फुओंग, फुओंग, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया का फरवीजा फरहान को दिया गया, इंडोनेशिया की हैं ये फरवीजा फरहान, इनको दिया गया है, ठीक है। 2 नाम मैंने लिख दिया। उसके बाद जापान का जो एक प्रसिद्ध एनिमेटर हैं, इनका नाम है मियाजाकी हायाओ, यहाँ पर देखिए जापान के हैं, इनको भी दिया गया है। थाईलैंड का एक आपका मूवमेंट संगठन है रूरल डॉक्टर मूवमेंट, देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये 5 लोगों का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर दिया गया है और 2 मैंने आपको बता ही दिया। चलिए देखिएगा कि आकाश तीर के बारे में जो है कौन सा इसमें से सही दिया गया। आकाश तीर जो है एक एयर डिफेंस प्रणाली है। तो यहाँ पर देखिए आकाश तीर भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट से आप खुद ही पढ़ लीजिए, समय आपका, मतलब अपने से पढ़िएगा तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। सारे स्टेटमेंट उपरोक्त में से 1 से अधिक यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है 27 जनवरी को। नया प्रश्न है हम सभी के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बानू मुश्ताक को दिया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए, और इसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। बताइए, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो फ्रेंड्स ये था किससे, बताइए, आयरलैंड से। तो आयरलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं थी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर बासमती चावल दिया गया है।
बीपीएससी का कहना है कि ना वो चावल तो है बट बासमती चावल, स्पेशली बासमती नहीं है, इसलिए इसका आंसर बीपीएससी ने बासमती चावल दिया हुआ है। बाकी ये सब है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कि यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा गया है, बताइए कौन सा सही यहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किस संगठन ने जो है यहाँ पर देखिए संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये विकसित किया है किसने, तो ये किया हुआ है आपका राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी, बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसान ऋण पोर्टल, नाम है इसका KRP, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे। तो ये किसको करते थे, ये करते थे आपके RBI को और नाबार्ड को। तो यहाँ पर देखिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत का, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना ये 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है दिसंबर 2024 के अंत तक, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए दरअसल ये जो है ना आपका ये किया हुआ है, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर को आंसर इसलिए नहीं माना है कि कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, बट हमने तो प्रश्न में राज्य पूछा है किस राज्य ने, इसलिए हिमाचल प्रदेश को आंसर माना है। अगर इस तरह से पूछ देता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से प्रश्न में लगा करके पूछता है ना, तब 100 अधिक हो जाता है। बट बीपीएससी ने तर्क दिया हुआ है कि हमने तो राज्य पूछा है, हमने तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा ही नहीं है, जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरेटरी है, तो हमने तो राज्य पूछा है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। देखिए देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में मतलब कितना से बढ़कर कितना हो गया 2022-23 में, ये पूछा गया है। तो 30.3% से बढ़ करके ये हो गया 35.6%, ठीक है ना। 30 यहाँ पर देखिए 30.3% से बढ़ के ये हो गया 35.6%। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का जो मिशन दक्ष है ना, मिशन दक्ष, यहाँ मैं लिख दूँ मिशन दक्ष, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए मिशन दक्ष 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, 2023 में मिशन दक्ष को दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ताकि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक लगभग 25 लाख कमजोर छात्रों को उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से मदद मिल सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वंडर ड्रग ओजेम्पिक जो है इसका निर्माता कौन सी कंपनी है। तो आपको याद रखना है ये कंपनी है नोवो नॉर्डिक्स। कौन सी कंपनी है, नोवो नॉर्डिक्स है, और नोवो नॉर्डिक्स एक डेनिश बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। तो यहाँ पर डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ओजेम्पिक जो है ना, ओजेम्पिक यह वजन घटाने वाली दवा है। और देखिए इसी तरह का एक और दवा है, उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मोनजारो। क्या नाम है, मोनजारो इसका नाम है। और देखिए मोनजारो जो है अभी भारत में लॉन्च किया गया है, और यह अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी जो है इसका नाम है, इस कंपनी का इली लाइली। क्या नाम है इसका, इली लाइली इसका नाम है। यह अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी है इली लाइली, जिसने वजन घटाने वाली दवा मोनजारो को भारत में लॉन्च किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोनजारो जो है इसका निर्माता कंपनी कौन है, तो इली लाइली है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी है।
चलिए सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में किसे हरा करके डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में यानी कि बात करें दिसंबर 2024 में सिंगापुर में आयोजित FIDE, याद रखिएगा सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का। इसी में डी गुकेश ने चीन के डिंग लेरेन को हरा करके 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं। तो याद रखिएगा डिंग लेरेन, और ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो ये चाइना के हैं। तो साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न अच्छा है। प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस जाने वाले, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये शुभांशु शुक्ला जो है ना, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। और ये कौन से मिशन से गए थे, तो एक्सियोम 4 मिशन से, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए इनके साथ और भी लोग गए थे, जैसे कि आपको याद रखना है अमेरिका की हैं पेगी विट्सन, ठीक है ना। तो एक तो अमेरिका की हो गई पेगी विट्सन, ठीक है। एक पोलैंड के हैं, इनका नाम है सलावोज उजनानस्की विस्निवस्की, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बट ये नाम याद रखिएगा। ये पोलैंड के हैं सलावोज, आप जरूर इनका नाम, मतलब पहला वाला जो वर्ड है सलावोज वो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हंगरी के, तो यहाँ पर देखिए पोलैंड भी हो गया, और एक हंगरी के हैं, इनका नाम है टीबर कापू। इनका नाम क्या है, टीबर कापू है, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति इनके साथ गए थे शुभांशु शुक्ला के अलावा, तो आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन 1, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3 और 4, यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंच ओपन यहाँ पर महिला एकल पूछा गया, हो सकता है कि आपसे पुरुष एकल भी पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है ना। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के हैं, और इन्होंने फाइनल में जैनिक सिनर को हराया है। जैनिक सिनर को इन्होंने फाइनल में हराया है। जैनिक सिनर जो है ये कहाँ के हैं, जैनिक सिनर, तो जैनिक सिनर इटली के हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2025 का विनर कार्लोस अल्कराज हैं। ये स्पेन के हैं, हराया है इन्होंने जैनिक सिनर को, जो कि इटली के हैं। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है महिला एकल फ्रेंच ओपन 2025। तो देखिए ये जीता है किसने, तो ये जीता है आपका कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है ना। कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की हैं कोको गॉफ, और इन्होंने जो है बेलारस के आर्याना सबलेंका को हराया है। तो यहाँ पर कोको गॉफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रेंच ओपन 2025, ऑप्शन डी हो जाएगा महिला एकल कोको गॉफ, और पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, तो ध्यान रखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने, ठीक है ना, जैनिक सिनर ने, ये इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने, क्लियर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हम लोग विंबलडन की बात कर लेते हैं। विंबलडन भी हो चुका है, तो विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। और महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है। एक तो नाइजर हो ही गया देश, नाइजर के अलावा पूछा जा रहा है कि नाइजर के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नाइजर के साथ साथ जो है बुर्किना फासो, माली, ये दोनों देशों ने किया। तो यहाँ पर देखिए बुर्किना फासो और माली दिया गया है, तो यानी कि आंसर होगा 3 और 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में 3 और 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा सुन लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक आपका बुर्किना फासो हो गया और एक माली हो गया। तो देखिए ये इकोवास से जो है कौन अलग हुआ है, तो ये तीनों देश का नाम याद रखना, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ठीक है। अच्छा ये इकोवास जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ
वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है। और देखिए ये इकोवास, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका सचिवालय जो नाइजीरिया के अबुजा शहर में है, ठीक है ना, अबुजा शहर में नाइजीरिया के। क्लियर, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जो है, जो 2021-22 वाला रिपोर्ट, इसकी बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये 21-22 है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2021-22। देखिए उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में जो है 4.14 करोड़, 4.14 करोड़ से बढ़ करके 2021-22 में ये लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। तो ये आंकड़ा भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है, तो फ्रेंड्स ये आपका नेपाल से है। नेपाल से है, याद रखिएगा, जो कि कुल विदेशी छात्रों का 28% है। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है। भारत क्यों मायने रखता है, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, तो एस जयशंकर, ठीक है ना, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिख भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है। सदा तनसिख, ठीक है ना, चूंकि ये पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया है सदा तनसिख, भारत और किसके बीच में, तो बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा ये सदा तनसिख जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, तो सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत और सऊदी अरब के बीच जो है एक और अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम है अल मोहद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ अल मोहद अल हिंदी, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। क्लियर, तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच दोनों सैन्य अभ्यास आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो इस तरह से ये करंट से रिलेटेड करके पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बट ये स्टैटिक का भी एक तरह से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रश्न बुरा नहीं होता है, जानकारी जहाँ से भी मिले आप ले सकते हैं। देखिए इसरो के पहले सौर मिशन का नाम है, ये आपका आदित्य L1 है। इतना तो आप जानते ही हैं, सभी लोगों को पता होगा। और देखिए आदित्य L1 को जो है 2 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। अब देखिए ये 19वां जो नाम शिखर सम्मेलन है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 2024 में। तो ये 2024 में जो है ये हुआ था युगांडा की राजधानी कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब जो होगा अगला 20वां जो नाम होगा, 20वां नाम शिखर सम्मेलन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20वां नाम शिखर सम्मेलन, ये आपका होगा 2027 में। और ये 2027 में कहाँ होगा, तो 2027 में ये होगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान में होगा ये। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिएगा, 2027 वाला और क्रम 20वां, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है और इसे नरसंहार बताया है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है और इसे नरसंहार बताया है। तो फ्रेंड्स ये बताया है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने जो है ये मुद्दा उठाया है। और याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग सिटी में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए सबसे पहले तो भारत का निकासी अभियान दिया गया है, एक तरफ सूची 1 में और दूसरी तरफ संबद्ध देश दिया गया है,
ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर मिला ही लेते हैं पहले, और नीचे यहाँ से आपको देख सकते हैं कूट में से राइट आंसर चुन करके आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ कूट दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, कूट से राइट आंसर चुन करके बताना है। अब चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको वापसी के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से भारतीयों को निकासी के लिए चलाया गया था, तो ये सूडान हो जाएगा। ऑपरेशन अजय जो है ये आपका इजराइल में चलाया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपका 4 हो जाएगा, दूसरा आपका 3 हो जाएगा, तीसरा आपका 2 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ पहले आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए 4 3 2 1 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ गलत भी हो जाता है तो मैंने मिलान सही किया हुआ था, ठीक है ना, उसको मानना है आपको। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। ऑपरेशन सिंधु जो है ये ईरान से भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए चलाया गया है। ठीक है ना, जो अभी इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा था उसी में ईरान से वापसी के लिए भारतीयों को ये सिंधु चलाया गया है। अच्छा, ऑपरेशन एक ब्रह्मा है, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पर चलाया गया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया था उसमें पीड़ितों की सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है म्यांमार से और सिंधु संबंधित है ईरान से, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। आकाश तीर, ठीक है ना, देखिए आकाश तीर को किसने जो है ये वायु रक्षा प्रणाली है और इसको विकसित किया है BEL ने, शॉर्ट में याद रखिएगा BEL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने DRDO और इसरो के सहयोग से आकाश तीर को विकसित किया है। ठीक है, तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। क्लियर, चलिए। और देखिए आपको याद होगा कि अभी जो है एक आकाश प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया रिसेंटली, भारतीय सेना के द्वारा आकाश प्राइम, आकाश तीर है ये, और एक आकाश प्राइम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आकाश प्राइम का रिसेंटली भारतीय सेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है जिसको DRDO ने बनाया है। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए जहाँ भी पहला वर्ड लग जाता है प्रश्न खुद में इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वही है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य। तो देखिए एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है, और इस सर्वर को राजस्थान के भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित किया गया है। यहाँ राज्य को निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह, जिससे गवर्नेंस सेवाएं बेहतर होंगी और इंटरनेट संरचना को मजबूती प्रदान होगी। तो ये राजस्थान जो है आपका एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला स्टेट बन गया है, ऑप्शन बी। कहाँ इसको स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में, भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में, ठीक है ना, डाटा सेंटर में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना है। बिहार पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत देखिए 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 10 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए 30% की सब्सिडी है, 10 करोड़ रुपये तक की, ठीक है, 10 करोड़ की। और प्रश्न में पूछा गया 50 करोड़ रुपये से अधिक, तो 50 करोड़ रुपये से अधिक के लिए 25% है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्कैल्प, ठीक है ना, स्कैल्प मिसाइल है, इसको किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब देखिए स्कैल्प जो है अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था। देखिए स्कैल्प जो है इसको पहले मैं बता देता हूं कि इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने विकसित किया है, इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने विकसित किया है स्कैल्प को। और देखिए अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारतीय राफेल फाइटर जेट से स्कैल्प मिसाइल दागी गई थी, ठीक है ना। और देखिए यूके और फ्रांस ने इसको विकसित किया है, और यूके में जो है इसको बोला जाता है स्टॉर्म शैडो के नाम से इसको जाना जाता है, यूके में स्टॉर्म शैडो के नाम से, ठीक है ना। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है। हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए हरित योग कार्यक्रम। तो देखिए इसको डेवलप किया है किसने, मतलब कार्यक्रम इसको स्टार्ट किसने किया है, तो फ्रेंड्स इसको किया है आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय ने किया है, तो ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इस तरह से भी सीधे आपसे पूछा जाएगा वेब्स 2025 का आयोजन। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, या अंग्रेजी में शॉर्ट में इसको वेब्स भी याद रखिएगा। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो वेब्स 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है ना। मुंबई में हुआ है इसका आयोजन, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। तो यहाँ पर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, बताइए। पुरुषों के एशिया हॉकी कप है ये, ठीक है। इसका मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो फ्रेंड्स इसका मेज़बानी अपना राज्य बिहार कर रहा है। ये 12वां संस्करण है और इसका आयोजन बिहार के राजगीर में होगा, बिहार के राजगीर में होगा, 12वां संस्करण है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है, बताइए। इस पोर्टल का नाम आपको बताना है। सरकार के द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए इस पोर्टल का नाम जो है, इसका नाम है डिपो दर्पण। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिपो दर्पण। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देश भर में खाद्यान्न भंडारण डिपो में उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित करना है। तो याद रखिएगा डिपो दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो देखिए ये जो ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स है और एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये बड़ा पूछा जाता है। ग्लोबल, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना। देखिए ग्लोबल वेलबिंग इंडेक्स मतलब ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर भारत है, ठीक है ना। प्रथम स्थान पर जो है 67, भारत के स्कोर है 67 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। 67 आउट ऑफ 100 यानी कि 67 स्कोर मिला है पूरे 100 में भारत को, और भारत प्रथम स्थान पर है। और ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान चौथा है, ठीक है ना। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने, यहाँ हटा दीजिए, देखिए 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना किया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर तो बिहार हो ही जाएगा, ठीक है ना। चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के, तो बिहार राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय, याद रखिएगा मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना किया है। और ये उद्योगपति बिहार के हैं, मोतिहारी जिला के, और इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम यमुना सिकारिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है, बताइए। तो देखिए किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेज़बानी किया है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा राज्य है, तो ये राज्य जो है आपको याद रखना है, ये राज्य आपका बिहार है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो 19 और 20 मई 2025 को बिहार के पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और बिहार सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है। तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा, और बिहार में पटना में, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। बताइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये अपना राज्य बिहार जो है ये शीर्ष पर रहा है। इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपसे नाम पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति मई 2025 में किसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये सचिन चतुर्वेदी हैं। पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं। तो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाम याद रखिएगा सचिन चतुर्वेदी जी का, ठीक है। ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं मई 2025 में। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सन बर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है। राज्य असामान्य आपदा, ठीक है ना। तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है किसको, हीट वेव्स को, सन स्ट्रोक्स को और सन बर्न्स को। यानी कि लू लगने यानी कि सन स्ट्रोक को और सन बर्न को ये घोषित किया है तेलंगाना ने। किसने घोषित किया है, तेलंगाना ने। और इस घोषणा से पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय राहत और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता भी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया है। अपनी स्थापना का 90वां वर्ष, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना आपको अच्छे तरीके से याद होगा कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1935 से आप जोड़ेंगे तो 2025 ये पूरा 90 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही 90वां स्थापना वर्ष मनाया गया है। और आरबीआई का अगर पूछेगा कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी याद रखना आपको 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं, तो वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो अभी मैंने बताया था, अभी जिक्र मैं कर रहा था ऑपरेशन सिंधु का, जो मैंने अलग से बताया आपको कि ईरान से भारतीयों को वापसी के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन ब्रह्मा मैंने बताया था कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की है। यहाँ मेज़बानी पूरा एक में बना लीजिए, ये अलग हो गया है, ठीक है ना। तो बताइए किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे यानी कि थर्ड मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी किया हुआ है। तो देखिए ये मेज़बानी भारत ने किया है और इस पहल का उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आप 5 देश का नाम याद रखिएगा। इस पहल का उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच युवा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करना है। तो यहाँ पर इसका भारत ने है मेज़बानी किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, बताइए। तो देखिए ये जो आपको याद रखना है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, इसका नेतृत्व किसने किया है इसमें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है और इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था। तो यहाँ पर स्पेन दिया गया है, हो सकता है कि आपको बार्सिलोना भी देखने को मिल जाए, तो स्पेन के बार्सिलोना में, तो ये पूरा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। ये कहाँ आयोजित हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई है। ये कहाँ आयोजित हुई थी, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना, नई दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नौकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये नौकार महामंत्र दिवस है, ठीक है। तो पूछा जाएगा नौकार महामंत्र दिवस, तो ये भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में मनाया गया है 9 अप्रैल 2025 को, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो यह है आयुष्मान खुराना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जो है किसे पहनाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये 72वां संस्करण जो हुआ था मिस वर्ल्ड 2025 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो भारत के हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। और देखिए इसमें जो विनर रही हैं, जिनको ताज पहनाया गया है, ये कौन है, तो थाईलैंड की हैं। कहाँ की, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसिरी। ये कहाँ की हैं, तो ये थाईलैंड की हैं, याद रखिएगा ये थाईलैंड की हैं, ठीक है। इनका नाम है ओपल सुचाता चुवांगसिरी। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नंदिनी गुप्ता ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। बताइए बिहार ने कितने पदक जीते हैं। तो डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में। मैं आपको बता दे रहा हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, इसका आयोजन जो है ये आपका बिहार में हुआ था। बिहार के 5 जिलों में कौन कौन से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पटना, उसके बाद आपका राजगीर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद गया और भागलपुर, ठीक है ना। 5 जगह इसका आयोजन हुआ था। और कुछ गेम जो नाम बता रहा हूँ याद रखिएगा, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ये 3 गेम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। केवल 3 गेम हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, सिर्फ इन्हीं का आयोजन दिल्ली में हुआ था। बाकी सारे आयोजन बिहार में आयोजित किए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, शुभंकर गजसिम्हा था इसका। शुभंकर क्या था, तो गजसिम्हा है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें मेडल टेबल में पहला स्थान राजस्थान को मिला है। राजस्थान ने टोटल राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र को टोटल 158 मेडल जीते हैं। राजस्थान को राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र को, राजस्थान निकल जा रहा है, सॉरी, ठीक है ना, महाराष्ट्र। क्लियर ना, महाराष्ट्र ने जीता है सबसे ज़्यादा मेडल, और बिहार ने 36 मेडल जीते हैं, और बिहार का स्थान इसमें 15वां रहा है। बिहार ने 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये साथ साथ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया हुआ है। AI कैरियर, ठीक है ना, AI ध्यान रखिएगा, मैं इसको घेर दे रहा हूँ। चलिए बताइए AI कैरियर, तो ये शुरू किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है। अब देखिए 2047 जो है ना, हमारी आज़ादी का पूरा 100 साल हो जाएगा उस समय, यानी कि हमारी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित करना है भारत को। तो यहाँ पर आपका विकसित भारत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत ने 2000 से लेकर के 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की है कितना। तो ये डायरेक्टली आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, 48.9 से 17.3%, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी, 2024 में पूछा जा रहा है। तो देखिए 2024 की बात करते हैं तो 2024 के अंत तक भारत 4थे स्थान पर रहा है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत 4थे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपका 4th स्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए सीमेंट उत्पादन में चाइना पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। चाइना पहले नंबर पर है सीमेंट के उत्पादन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि IPC जो था 1860 उसका स्थान लिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन सा जो है अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स BNS, शॉर्ट में याद रखिएगा BNS, यानी कि भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में कौन है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा हावड़ा जंक्शन पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है, किस राज्य सरकार ने। तो देखिए ये राज्य सरकार जो है ये बिहार ने किया हुआ है। बिहार ने जो है परमानेंट एजुकेशन नंबर को जो है अनिवार्य कर दिया है और इससे फर्जी नामांकन पर रोक लग जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार ने किया है, क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है। तो प्रश्न ये भी बन जाएगा कि कहाँ पर जो है गूगल ने फरवरी 2025 में अपना भारत में सबसे बड़ा कैंपस खोला है, तो बेंगलोर में, और इसका नाम क्या है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो बताइए। तो इसका नाम है अनंता, अनंत या अनंता, अंग्रेजी में आपको अनंता मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ पर की गई है। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल, देखिए इसका जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बिहार की जो राजधानी पटना है, पटना के फुलवारी शरीफ में एक चाइल्ड स्पेशल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी। और देखिए यह अस्पताल जो है अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जहां विशेष रूप से 18 साल तक के बच्चों के कैंसर का इलाज किया जाएगा। तो यहाँ पर फुलवारी शरीफ बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर फुलवारी शरीफ बना लीजिए। ये इंग्लिश में सही दिया गया है, मैंने देखा है, ये हिंदी में टाइपिंग में गलती हुआ है, तो यहाँ पर मैं खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, फुलवारी शरीफ, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको याद होगा, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण इनको दिया गया है, सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया मरणोपरांत, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये ऑपरेशन डेविल हंट दरअसल बांग्लादेश में चलाया गया था और ये बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 8 फरवरी 2025 को, और ये ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में शुरू किया गया था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया है। देखिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर अपना प्यारा भारत रहा था, न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया था। और यहाँ पर पूछा गया कि मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे, तो न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र रहे थे, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे भारत के कप्तान रोहित शर्मा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विजिडन क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025 से संबंधित कौन है। विजिडन क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025, तो देखिए विजिडन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025 में भारत के जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में विश्व का अग्रणी क्रिकेटर और स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में विश्व की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना याद रखिएगा। और देखिए वेस्टइंडीज के निकोलस पुरन को T20 का अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। देखिए ये जो 11वीं ब्रिक्स पर्यटन मंत्री की जो आपका बैठक हुआ था, ये आपका हुआ था ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और अमनदीप गर्ग जो हैं ये आपके अमनदीप गर्ग पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, श्री अमनदीप गर्ग, इन्होंने ही इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इसमें नेतृत्व किया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका ब्राज़ीलिया हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अभी ब्रिक्स में इंडोनेशिया शामिल हुआ है, तो आपको याद रखना है ये भी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में भारतीय धरोहर शामिल कौन है, शामिल बना लीजिए, बताइए। वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर जो है यूनेस्को का, उसमें श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है, ये आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका के द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया है। देखिए फरवरी 2025 में किया गया था UNHRC से, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
परिषद से अलग किया था, और इसने जो है WHO से भी अपने को अलग करने की घोषणा किया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ए और सी अगर यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया जाए तो अमेरिका ने अभी हाल ही में देखिए UNHRC और आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन से दोनों से अलग होने की घोषणा किया हुआ है, WHO से भी, ठीक है ना। बट यहाँ पर फरवरी 2025 लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए रेल मंत्रालय के द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया है। स्वरेल सुपर ऐप, देखिए स्वरेल सुपर ऐप एप्लीकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर अनेक सेवाओं को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है, और रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप नामक एक एप्लीकेशन जारी किया है जो वन स्टॉप समाधान है, ठीक है। और 31 जनवरी 2025 को परीक्षण के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जारी किया गया था, 31 जनवरी 2025 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो देश में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। निम्नलिखित देशों में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये देश जिम्बाब्वे है। कौन सा देश है? जिम्बाब्वे है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो अभी देखिए रिसेंटली जो है कहाँ पर सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अंगुल और कोरापुट में यह भंडार मिले हैं। तो आप उड़ीसा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्यवाही किया हुआ है। आरबीआई ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर जो है मार्च 2025 में कार्यवाही किया है? तो ये बैंक सिटी बैंक है और IDBI बैंक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए फिर से कि नेत्जारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है? नेत्जारिम कॉरिडोर के संबंध में बताइए। नेत्जारिम, तो देखिए ये नेत्जारिम कॉरिडोर जो है ना, ये ध्यान रखना है, यह पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर के पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। पूर्व में इजरायली सीमा और पश्चिम में भूमध्य सागर। तो यहाँ पर देखिए पूर्व में भूमध्य सागर दे दिया गया, पूर्व में इजरायली सीमा होना चाहिए और पश्चिम में होना चाहिए आपका भूमध्य सागर। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका असत्य दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों आपका करेक्ट दिया गया। इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य स्थिति संघर्ष का क्षेत्र है और यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता टीम, तो पूरा डिटेल में मैंने बताया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर भारत रहा था, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा था, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सचिन रविंद्रा, मैन ऑफ द मैच फाइनल में रोहित शर्मा रहे थे। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता जो पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प है। देखिए ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, पुस्तक का नाम दे देगा हार्ट लैम्प। कौन सी पुस्तक है ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? पुस्तक है हार्ट लैम्प। और इसको ये पुस्तक किसकी है? तो बानू मुश्ताक की है, ठीक है ना। किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की है, पहली पुस्तक कन्नड़ भाषा की। ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष कौन सा? नक्सल मुक्त। अच्छा देखिए नक्सल जो है ना, नक्सल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका रेड कॉरिडोर है ना, रेड कॉरिडोर, ठीक है ना, जहाँ पर नक्सल जो है ज़्यादा अधिक सक्रिय है। और ये रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार समेत राज्य के मतलब भारत के कई राज्यों में ये सक्रिय हैं, कई राज्यों तक फैला हुआ है, ठीक है। और रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि जो गृह मंत्री हैं इन्होंने जो है घोषणा किया है कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है और 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद का समूल नाश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा जो है सुरक्षित करना। अच्छा, नक्सलवाद के विरोध में एक ऑपरेशन चलाया जाता है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन हंट ये चलाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट एक नक्सल विरोधी अभियान है। देखिए भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन बना हुआ है? एक देखिए जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है और एक नेट जीरो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक आपका है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा, ठीक है। पहले प्रश्न पर आते हैं, भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो बना है ये आपका बना है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। पूछा जाएगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में है। ये आपका भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। और भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह आपका नई दिल्ली का
अंतर्राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये बना हुआ है। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कि अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन बताइए। अटल युवा महाकुंभ का पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पूरा मैं ऑप्शन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसका नाम है अटल युवा महाकुंभ, अटल युवा महाकुंभ। ठीक है ना, और ऑप्शन में दिया गया है प्रयागराज, वाराणसी, पटना और लखनऊ। ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखनऊ में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं लखनऊ दिया गया है। ठीक है, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही तथ्य क्या है। अच्छा, 2024 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये खिलाड़ी हैं श्री डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। ये चारों खिलाड़ियों तो नाम सही दिया गया है, बट इनसे संबंधित खेल इधर गलत दे दिया गया है। यही पूछ रहा है कि सही तथ्य कौन सा है। इसमें से गलत दे करके एक सही दिया गया है, जो कि एक सही दिया गया है कौन सा, तो ये सही दिया गया इसमें से आपका प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ये आपका सही दिया गया। बाकी देखिए डी गुकेश आप जानते हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर जो है ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह जो है ये आपका हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये सब गलत दे दिया गया, देख सकते हैं ये वाला मैचिंग सही दिया गया, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था 12 अप्रैल को सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का नामची जिले, सिक्किम के नामची जिले, सिक्किम का नामची जिले के यांगगांग, यहाँ याद रखिएगा यांगगांग, सिक्किम के नामची जिले के यांगगांग हेलीपैड पर जो है ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए ये सिक्किम के जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो देखिए अभी नीति आयोग से संबंधित प्रश्न बनता है, जो भी रिपोर्ट आता है तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग का जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स अंग्रेजी में बोलेंगे, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। ठीक है ना, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो याद रखना प्रथम स्थान पर इसमें उड़ीसा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है, दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर झारखंड रहा है। ठीक है, और बिहार जो है इसमें बिहार का स्कोर मिला है 27.8 और इस स्कोर के साथ बिहार 13वें स्थान पर रहा है। तो बिहार से संबंधित प्रश्न भी आपका बनेगा और उड़ीसा को मिला है 67.8 स्कोर, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किसे 2025 में जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, चार ऑप्शन देख रहा है ना। तो देखिए पद्म विभूषण जो है आपको याद होगा ये आपको कितने लोगों को दिया, अच्छा टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 7 लोगों को दिया गया है आपका पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री। सब जोड़ दीजिए तो देखिए 139 हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से 7 व्यक्तियों में एक तो श्रीमती शारदा सिन्हा जी हो गई, दूसरा एल सुब्रमण्यम हो गए, तीसरा MT वासुदेव नायर हो गए, चौथा D नागेश्वर रेड्डी हो गए, पांचवा जगदीश सिंह खेहर हो गए, छठा कुमुदिनी लखिया हो गई और सातवां जापान के ओ सुजुकी हो गए, जापान के ओ सुजुकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ सुजुकी दिया गया, ओसामू सुजुकी, इन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देख लीजिए प्रश्न पूरा दिख रहा है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी संस्था गठित किया हुआ है। पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। हाँ चलिए, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी जो है संस्था गठित किया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक NTF का गठन किया हुआ है, नेशनल टास्क फोर्स का, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का। यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। अब देख लीजिए, अब पूरा मैंने आंसर बता दिया, यानी कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क
फोर्स एनटीएफ का गठन किया हुआ। और देखिएगा न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, एस रविंद्र भट्ट जो होंगे, ध्यान रखना है, एनटीएफ की अध्यक्षता करेंगे। जबकि उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, कानूनी मामले तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? एस रविंद्र भट्ट। ठीक, पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना।